नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपकी काम की बात आपको बता दूं, अगर आपके पास 2000 रुपए के नोट हैं तो बैंक में जाकर इन्हें एक्सचेंज कर लीजिए, क्योंकि रिजर्व बैंक ने, आरबीआई ने अब 2000 के नोट को बंद करने का ऐलान कर दिया है। हालांकि घबराने की या परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है। 2000 का नोट लीगल टेंडर बना रहेगा, फिलहाल चलन में रहेगा। आप इससे खरीदारी कर सकते हैं, बाजार में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन रिजर्व बैंक न तो 2000 के नोट की बैंकों में सप्लाई करेगा और न बैंक 2000 के नोट ग्राहकों को देंगे। जिनके पास 2000 के नोट हैं वो 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक किसी भी बैंक में जाकर 2000 के नोट बदल सकते हैं या इन्हें अपने खाते में जमा करा सकते हैं। यानी 30 सितंबर के बाद देश में 2000 रुपए की करेंसी नहीं चलेगी। सबसे बड़ा करेंसी नोट 500 का हो जाएगा। आरबीआई ने कहा कि एक बार में 2000 के 10 नोट ही बदले जा सकेंगे, लेकिन अगर आप अकाउंट में जमा कराते हैं तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। देश में 2000 के नोट का चलन 2016 में शुरू हुआ था। रिजर्व बैंक के मुताबिक इस वक्त देश में 3,62,000 करोड़ रुपए की कीमत के 2000 के नोट चलन में हैं। इन्हें धीरे धीरे बाजार से वापस लिया जाएगा। रिजर्व बैंक ने यह भी साफ किया है कि 2019 में ही 2000 के नोटों की प्रिंटिंग बंद कर दी गई थी। आरबीआई ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि 2000 के ज्यादातर नोट 2017 से पहले रिलीज किए गए थे, लेकिन मार्केट में इनका चलन कम था। इसलिए 2019 में 2000 के नोटों को छापना बंद कर दिया गया। अब रिजर्व बैंक ने 2000 के नोटों को सर्कुलेशन से पूरी तरह वापस करने का फैसला किया है। लेकिन मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि आरबीआई के इस फैसले से परेशान होने की, घबराने की, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह फैसला नोटबंदी जैसा बिल्कुल नहीं है। 2000 के नोट लीगल टेंडर हैं और बने रहेंगे और उनसे खरीदारी या दूसरे ट्रांजैक्शन किए जा सकते हैं, लेकिन 30 सितंबर से पहले तक। 30 सितंबर से पहले या तो आप इन्हें बैंक में जमा करा दें या फिर बैंक में जाकर इन्हें एक्सचेंज करवा लें। रिजर्व बैंक ने अपने नोटिफिकेशन में सारी बातें बिल्कुल साफ साफ कही हैं। एक एक बात बिल्कुल क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन कुछ लोग कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। विरोधी दलों के नेताओं ने इसे दूसरी नोटबंदी के तौर पर पेश किया है। किसी ने दावा किया कि एक बार फिर बैंकों के बाहर लाइन लगेगी। कोई कह रहा है कि सरकार ने एक बार फिर आम आदमी को परेशान करने का रास्ता खोल दिया। लेकिन सच्चाई यह है कि इस वक्त देश में करीब 34 लाख करोड़ की करेंसी सर्कुलेशन में है। इसमें से सिर्फ 3,62,000 करोड़ की करेंसी 2000 के नोटों में है। यानी करेंसी में 2000 के नोटों की हिस्सेदारी सिर्फ 10% है। इसलिए रिजर्व बैंक के इस फैसले का असर आम लोगों पर बहुत ज्यादा नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं है कि जिनके पास 2000 के नोट हैं उन्हें तुरंत इन्हें एक्सचेंज करना है या तुरंत बैंकों में जमा कराना है। उनके पास 4 महीने से ज्यादा का वक्त है, इसलिए बड़े आराम से आप इन्हें बदल सकते हैं। इसलिए रिजर्व बैंक के इस फैसले पर न पैनिक में आए, न परेशान हो और न अफवाहों पर ध्यान दें। आज की एक और बड़ी खबर। आज बॉम्बे हाई कोर्ट में सुपरस्टार शाहरुख खान की बेबसी का जिक्र आया। आज बॉम्बे हाई कोर्ट में पता चला कि जब शाहरुख खान के बेटे आर्यन को ड्रग्स के इल्जाम में पुलिस कस्टडी में रखा गया था तो शाहरुख पर क्या बीत रही थी, उनकी एक एक रात किस तकलीफ से बीत रही थी। आज अदालत में पता चला कि शाहरुख ने फोन पर बार बार मैसेज भेजकर समीर वानखेड़े से कहा था कि मेरा बेटा बेकसूर है। शाहरुख ने कितनी बार कसम खाकर कहा कि आर्यन ड्रग्स में इन्वॉल्व नहीं है। शाहरुख ने समीर वानखेड़े को जो मैसेज भेजे उनमें बार बार रिक्वेस्ट की कि आर्यन इनोसेंट है, उसे हार्डकोर क्रिमिनल की तरह ट्रीट न किया जाए, उसे जेल न भेजा जाए। आज वानखेड़े ने बॉम्बे हाई कोर्ट में शाहरुख के ये सारे मैसेजेस अपनी डिफेंस के तौर पर पेश किए। लेकिन शाहरुख के मैसेजेस को पढ़ने से सारी असलियत सामने आ गई। ये मैसेजेस आपको दिखाऊं, शाहरुख का दर्द आपके साथ शेयर करूं
इससे पहले इस केस की थोड़ी बैकग्राउंड आपको याद दिला देता हूं। शाहरुख के बेकसूर बेटे आर्यन को कुछ दोस्तों के साथ आईआरएस ऑफिसर समीर वानखेड़े ने 2 अक्टूबर की रात क्रूज से अरेस्ट किया था। आर्यन पर ड्रग्स रखने का इल्जाम लगाया गया था। यह इल्जाम बाद में फर्जी साबित हुआ। जांच हुई तो पता चला सारा मामला फैब्रिकेटेड था। शाहरुख से 25 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए आर्यन को फंसाया गया था। सीबीआई के मुताबिक पूरी साजिश उस वक्त मुंबई जोन के डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने रची थी। सीबीआई ने समीर वानखेड़े के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। अब समीर वानखेड़े गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। आज उन्हें थोड़ी राहत मिली। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 22 मई तक समीर वानखेड़े की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि फिलहाल समीर वानखेड़े को गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है। जब जांच उस स्टेज तक पहुंचेगी, उसके बाद गिरफ्तारी पर फैसला किया जाएगा। लेकिन समीर वानखेड़े जानते हैं वो कसूरवार है, देर सबेर सलाखों के पीछे होंगे, क्योंकि विजिलेंस की जांच रिपोर्ट में इस बात के सबूत मिल गए हैं कि समीर वानखेड़े ने शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपए वसूलने की कोशिश की थी और बाद में 18 करोड़ देने पर बात बनी थी। 50 लाख रुपए एडवांस में ले भी लिए थे। हालांकि इसका कुछ हिस्सा बाद में शाहरुख को वापस कर दिया गया। समीर वानखेड़े के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं, इसलिए समीर वानखेड़े अब खुद को बेकसूर बताने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन लीक कर रहे हैं। आज उन्होंने शाहरुख खान के साथ उस वक्त फोन पर भेजे गए मैसेजेस के स्क्रीनशॉट लीक किए। जब मैंने मैसेजेस पढ़े, शाहरुख के संदेश पढ़े, तो रोंगटे खड़े हो गए। एक पिता के तौर पर मैं भी सिहर गया। उस वक्त शाहरुख खान की क्या हालत रही होगी, उन पर क्या बीती होगी। देश का सबसे बड़ा सुपरस्टार, फिल्म इंडस्ट्री में जिसे लोग किंग खान कहते हैं, वो शाहरुख एक अफसर के सामने कितना बेबस था। वो वानखेड़े से कह रहा था कि मेरे बेकसूर बेटे पर रहम करो, उसे जेल में ना डालो, उसके साथ सख्ती ना करो, क्योंकि उसने कुछ नहीं किया है। और उस वक्त समीर वानखेड़े शाहरुख के मैसेजेस का जवाब तक नहीं दे रहे थे। समीर वानखेड़े जिन मैसेजेस को अपनी बेगुनाही का सबूत बता रहे हैं, मुझे लगता है ये शाहरुख की बेबसी और एक अफसर की ब्लैकमेलिंग का सबसे बड़ा सबूत साबित होगा। मैं आपको मैसेजेस दिखाता हूं। जब आप शाहरुख के मैसेज देखेंगे तो आप भी एक पिता का दर्द, एक पिता की बेबसी को महसूस करेंगे। करीब 1.5 साल पहले 2 अक्टूबर 2021 की रात शाहरुख और आर्यन खान के लिए जिंदगी की सबसे काली रात थी। समीर वानखेड़े की टीम ने क्रूज पर पार्टी करने गए आर्यन खान को 8 दोस्तों के साथ गिरफ्तार किया। दावा किया कि आर्यन और उसके दोस्तों ने ड्रग्स ली। दावा किया गया आर्यन के पास ड्रग्स मिली। आर्यन की एनसीबी की कस्टडी में बैठे हुए तस्वीरें सामने आई। पूरे देश में खलबली मच गई। लेकिन आप सोच सकते हैं शाहरुख खान और उनकी वाइफ गौरी खान पर क्या बीत रही होगी। लेकिन शाहरुख की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। अब पता लगा कि उस वक्त शाहरुख कई दिनों तक सो नहीं पाए। शाहरुख को मालूम था कि उनका बेटा बेकसूर है, बेगुनाह है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे, हेल्पलेस थे। शाहरुख ने 24 घंटे के बाद 3 अक्टूबर को समीर वानखेड़े को एक पिता के तौर पर एक मैसेज किया। उनके फोन पर मैसेज भेजा। फिल्म इंडस्ट्री के बादशाह ने समीर वानखेड़े से 1 मिनट बात करने की गुजारिश की, बार बार रिक्वेस्ट की। समीर ने जवाब नहीं दिया। समीर साहब, मैं आपसे 1 मिनट बात कर सकता हूं? मुझे पता है यह आधिकारिक तौर पर सही नहीं है, शायद गलत, लेकिन एक पिता के तौर पर मैं आपसे बात कर सकता हूं प्लीज? क्या यह सही समय है कॉल करने के लिए? थैंक यू। आपने मेरे बेटे के बारे में जो विचार व्यक्त किए, जो जानकारियां दी, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो ऐसा बने कि मैं और आप उस पर गर्व कर सकें। मैं आपसे वादा करता हूं कि यह घटना उसकी जिंदगी के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होगी, और वो भी बेहतरी के लिए। देश को ईमानदार और मेहनती युवाओं की जरूरत है।
फोन मैसेजेस का हिस्सा समीर वानखेड़े ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में फाइल की गई पिटीशन में लगाया है। समीर वानखेड़े ये दिखाना चाहते हैं कि शाहरुख खान से उन्होंने कोई कांटेक्ट नहीं किया। आर्यन के मामले में शाहरुख ने ही एक पिता के तौर पर उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। आर्यन को एनसीबी की कस्टडी में 2 दिन बीत गए थे। जाहिर है शाहरुख की बेचैनी बढ़ रही थी। उन्होंने 4 अक्टूबर को एक बार फिर समीर वानखेड़े से बात करने की रिक्वेस्ट की। फिर लिखा, जहां कहें जब कहें मिलने आ जाऊंगा। तब समीर वानखेड़े ने छोटा सा जवाब दिया, जरूर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, इसे जल्दी खत्म करेंगे। शाहरुख ने समीर वानखेड़े से कहा वो रात भर सो नहीं पा रहे हैं, बेटे की फिक्र है, इसलिए मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं। दूसरी तरफ से समीर वानखेड़े का कोई जवाब नहीं आया। गॉड ब्लेस यू। मैं खुद आऊंगा और आपको गले लगाऊंगा जब कहें। आप मुझे बताएं जब भी आपके पास समय हो। सचमुच मेरे अंदर आपके लिए बहुत सम्मान है। आप सही हैं, अब ये सम्मान बढ़ गया है। श्योर डियर, हम मिलेंगे, इसे जल्द खत्म करेंगे। हाँ, प्लीज मेरी मदद करें इसे खत्म करने में। धन्यवाद। आपने जो कहा मैं वैसा कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको लगता है कि मेरे बेटे को सबक मिल गया है, जैसा उसे मिलना चाहिए था। इसीलिए आगे वो अपनी जिंदगी सही तरीके से हार्ड वर्क के जरिए भविष्य बनाएगा। धन्यवाद। सॉरी, ये लेट नाइट मैसेज है। मुझे उम्मीद है मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं जागा हुआ था। जाहिर है मैं पिता हूं। एक बेबस पिता और कर भी सकता है, क्या सकता है और कह भी क्या सकता है। समीर वानखेड़े की टीम ने 2 अक्टूबर को आर्यन को हिरासत में लिया था। 3 अक्टूबर को गिरफ्तारी दिखाई और इसके बाद कस्टडी की मांग की। उस वक्त भी शाहरुख खान न बेटे से मिलने गए, न उसके बारे में कोई बयान दिया, क्योंकि एक पिता के तौर पर शाहरुख को डर था और किसी को भी होगा। उन्हें लग रहा था अगर उन्होंने कुछ कहा तो शायद केस पर असर पड़े, वो कुछ बोलें तो शायद अफसर और नाराज हो जाएं। इसलिए शाहरुख सिर्फ समीर वानखेड़े से बार बार मैसेजेस भेजकर मदद की गुहार लगा रहे थे। 7 अक्टूबर को शाहरुख ने एक बार फिर रहम की भीख मांगी और वही जवाब मिला। कहा, मेरी सहानुभूति आपके साथ है, सब जल्दी ठीक हो जाएगा। किसी कानून का उल्लंघन किए बगैर एक अफसर के तौर पर आप जिस तरह मदद कर सकते हैं, प्लीज करिए। मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूंगा। मुझे ज्यादा टेक्निकलिटीज नहीं पता है। हमारा परिवार बस ये चाहता है कि वो जल्द घर आ जाए। हम नहीं चाहते कि उस पर एक गुनहगार होने का ठप्पा लगे। इसीलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है आप ये बात समझेंगे। डियर शाहरुख, एक पिता के तौर पर मेरी सहानुभूति है, सब ठीक हो जाएगा। उस काली रात की जरा कल्पना कीजिए, जिस शख्स का बेगुनाह बेटा पुलिस की कैद में हो, पुलिस स्टेशन में बैठे हुए उसके वीडियो सभी टीवी चैनल्स पर चल रहे हों। इस केस में जिसे गवाह बनाया गया हो वो एनसीबी के ऑफिस में बैठे आर्यन खान को बैकग्राउंड में दिखाते हुए अपनी सेल्फी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा हो। जो गवाह था वो खुद को एनसीबी के अफसर के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहा हो। आर्यन खान को इस तरह से पेश किया जा रहा हो जैसे वो ड्रग एडिक्ट हो, ड्रग पेडलर हो, ड्रग डीलर हो, हर तरह के अपराध करता हो। उस वक्त शाहरुख के दिल पर क्या बीतरी होगी। शाहरुख और उनकी वाइफ गौरी खान के दिन रात कैसे कट रहे होंगे, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। आज शाहरुख के साथ जो मैसेजेस एक्सचेंज हुए थे उसको समीर वानखेड़े इस तरह पेश कर रहे हैं जैसे वो अपना फर्ज निभा रहे थे और शाहरुख पिता के तौर पर उनसे मदद मांग रहे थे। लेकिन जानकारों का कहना है कि असल में समीर वानखेड़े एक मंजे हुए खिलाड़ी की तरह शाहरुख को इग्नोर करके उन पर प्रेशर बना रहे थे। 7 अक्टूबर के बाद शाहरुख ने 13 अक्टूबर को एक बार फिर समीर वानखेड़े को मैसेज किया, क्योंकि 14 अक्टूबर को आर्यन खान की अदालत में पेशी थी, उसकी जमानत पर फैसला होना था। शाहरुख ने समीर वानखेड़े को लिखा कि थोड़ी दया दिखाएं, मेरा बेटा बेकसूर है, प्लीज समझिए। प्लीज थोड़ी दयालुता दिखाएं। मैं केवल आपसे एक पिता के तौर पर भीख मांग रहा हूं, प्लीज। डियर शाहरुख,
काश मैं आपसे एक दोस्त की तरह बात कर सकता और समझा पाता कि ताजा हालात क्या हैं, ना कि एक जोनल डायरेक्टर के तौर पर। लेकिन मेरा बेटा इन सब का हिस्सा नहीं है, ये आप जानते हैं। आप जानते हैं उसका कसूर क्या है। शाहरुख खान का बेटा आर्यन पहले 5 दिन एनसीबी के कस्टडी में रहा, फिर 7 दिन आर्थर रोड जेल में बिता चुका था। शाहरुख समीर वानखेड़े से बार बार कह रहे थे कि उनका बेटा बेगुनाह है, उसने कुछ नहीं किया, उसे एक क्रिमिनल की तरह पेश मत कीजिए, रहम कीजिए। लेकिन समीर वानखेड़े जैसे आर्यन खान को इंटरनेशनल ड्रग डीलर करार देना चाहते थे। कोर्ट में एनसीबी ने दावा किया था कि आर्यन के फोन से जो चैट मिली है उसमें ड्रग्स के बारे में बात हुई है। उस समय समीर वानखेड़े का आरोप था कि ऐसा अंदेशा है कि इन लोगों के ड्रग पैडलर से संबंध है, इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग के सबूत मिले हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ शाहरुख पर प्रेशर बनाने के लिए की गई थी, ब्लैकमेल करने के लिए की गई थी। और शाहरुख और समीर वानखेड़े के जो मैसेजेस सामने आए हैं, जो कोर्ट में फाइल किए गए हैं, उनसे साफ लग रहा है कि एक पिता के तौर पर शाहरुख खान टूट रहे थे। एक एक दिन, एक एक पल उन पर भारी पड़ रहा था। बेटा जेल में था। उस वक्त तक समीर वानखेड़े के रोल को लेकर कुछ बातें होने लगी, आर्यन की गिरफ्तारी पर सवाल उठने लगे। इसलिए शाहरुख ने समीर वानखेड़े को लिखा, जो बयानबाजी हो रही है उसमें उनका कोई रोल नहीं है, इसकी सजा उनके बेटे को न मिले। लेकिन मेरा बेटा इसका हिस्सा नहीं है। प्लीज, आप भी ये जानते हैं, आपको पता है वो सिर्फ बहुत छोटा सा हिस्सा है, उसे केवल सुधार की जरूरत है। मैं भी उसे सुधारने का काम करूंगा, जैसे हमने बात किया कि उसे एक अच्छा इंसान बनाएंगे। प्लीज मैन, मैं भीख मांगता हूं, मेरी ओर से ऐसा कुछ नहीं है जिससे नुकसान हो। मैंने अपनी सीमा से बढ़कर उनसे भीख मांगी कि मेरे बच्चे के साथ राजनीति ना हो। मैं भीख मांगता हूं, ये बड़ी बात है। मेरा बेटा और मेरी फैमिली कसम खाते हैं इसका हिस्सा नहीं है। मैंने तो किसी से बात करने से रोका है और बोला कि ये मूर्ख लोग मेरे बिहाफ पर बात ना करें। जब हम बात करेंगे तो मैं कहूंगा कि अपनी कैपेसिटी से बढ़कर क्या किया। आपको ठेस पहुंचाना मकसद नहीं था। आई स्वेयर मैन, प्लीज, मैं भीख मांगता हूं। शाहरुख खान का एक एक मैसेज रोंगटे खड़े करने वाला है। मैं भी एक पिता हूं और एक पिता के तौर पर शाहरुख के मैसेज पढ़ रहा था तो मैं सिहर गया। कोई भी पिता, कोई भी मां ऐसी ही हालत में होगा। वो अपने बेकसूर बेटे को कैसे आजाद कराने के लिए सब कुछ करेगा जो कर सकता है। शाहरुख वही कर रहे थे। एक छोटे से अफसर से बार बार मिन्नतें कर रहे थे, मदद की गुहार लगा रहे थे। आर्यन को गिरफ्तार हुए 10 दिन से ज्यादा का वक्त बीत गया था। 14 अक्टूबर को जमानत पर फैसला होना था और सब कुछ इस बात पर डिपेंडेंट था कि एनसीबी कोर्ट में क्या जवाब देती है, समीर वानखेड़े का कोर्ट में क्या रुख होता है। इसलिए शाहरुख ने एक बार फिर समीर वानखेड़े से उन पर, उनके परिवार पर दया करने की याचना की, रिक्वेस्ट की। शाहरुख खान बार बार लिख रहे थे, प्लीज बड़ा दिल दिखाएं, आर्यन को जेल में ना रखें, वो टूट जाएगा। आप अपने लोगों से कहें नरमी बरतें। मैं कसम खाता हूं आपके साथ खड़ा रहूंगा हमेशा और मदद करूंगा जो भी अच्छा पाना चाहते हैं। ये एक आदमी का वादा है और आप जानते हैं इसे निभाने में मैं अच्छा हूं। मैं भीख मांगता हूं, मुझ पर और मेरी फैमिली पर दया करें। हम लोग सामान्य से लोग हैं। मेरे बेटे ने जो किया इसके लिए वो हार्डकोर क्रिमिनल के तौर पर जेल डिजर्व नहीं करता है। आप भी ये जानते हैं। प्लीज बड़ा दिल दिखाएं। प्लीज, मैं भीख मांगता हूं। प्लीज आप मुझे कॉल करें और मैं एक पिता की हैसियत से बात करूंगा, किसी और तरह से नहीं। तब आपको पता चलेगा जो मैंने कहा उस पर अडिग हूं। आप एक जेंटलमैन हैं और एक अच्छे पति हैं और मैं भी ऐसा ही हूं। मुझे नियम कायदे में रहकर अपने परिवार की मदद करनी ही होगी। मैं भीख मांगता हूं मैन, प्लीज आर्यन को उस जेल में ना रखें। आगे छुट्टियां आएंगी और वो इंसान के तौर पर टूट जाएगा। आपने वादा किया था मेरे बेटे को सुधारोगे और ऐसी जगह नहीं रखोगे जहां वो टूट जाएगा। असल में शाहरुख जानते थे कि अगर 14 अक्टूबर को आर्यन को जमानत न मिली
तो कोर्ट में छुट्टियां हो जाएंगी, उसे कम से कम 1 हफ्ता और जेल में रहना होगा। लेकिन शाहरुख के पास समीर वानखेड़े से रिक्वेस्ट करने के अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं था। शाहरुख की इसी बेबसी का फायदा उठाकर समीर वानखेड़े ने बार बार सख्त रुख दिखाया, शाहरुख पर प्रेशर बनाया। शाहरुख ने समीर वानखेड़े से यहां तक कहा कि उन्हें समीर पर भरोसा है, उन्हें कोर्ट पर यकीन है, इसीलिए उन्होंने अब तक न कोई बयान दिया है, न वो बेटे से मिलने गए हैं। आर्यन बेकसूर है, इसलिए समीर वानखेड़े मदद करें। आप अपना ध्यान रखें। प्लीज आप उनसे कहें नरमी बरतें और मेरे बेटे को घर भेजें। प्लीज, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता या कर सकता, लेकिन प्रार्थना कर सकता हूं। प्लीज, आपने अब तक मेरा व्यवहार देखा है, आपको पता है जो आप कर रहे हैं उसके खिलाफ मैं कभी खड़ा नहीं हो सकता। मुझे भरोसा हुआ जब आपने कहा कि आप आर्यन के बारे में किसी अपने जैसा सोच रहे हैं और उसे अच्छा व्यक्ति बनाना चाहते हैं। मैं ना तो प्रेस के पास गया, ना कोई स्टेटमेंट जारी किया, मुझे बस आपकी सच्चाई पर भरोसा है। प्लीज प्लीज मुझे एक पिता के तौर पर निराश ना करें। क्या आप बेटी से बात करेंगे? प्लीज, मैं अभी आपसे बात करवा दूंगा। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मैं इसे खुद फॉलो करूंगा और इस व्यक्ति से वैसा ही व्यवहार करूंगा जैसा वो डिजर्व करता है। प्लीज आज नरमी दिखाएं। प्लीज आज हमारा दिल मत तोड़िए। ये एक पिता की दूसरे पिता से रिक्वेस्ट है। मैं भी अपने बच्चों से उतना ही प्यार करता हूं जितना आप। मुझे उम्मीद है कि कोई और चीजें एक पिता की भावनाओं के रास्ते में नहीं आएंगी। मैं एक काइंड और जेंटल पर्सन हूं। प्लीज आपसे या सिस्टम पर से मेरा भरोसा नहीं टूटना चाहिए। हमारा परिवार टूट जाएगा। मदद करने के लिए धन्यवाद। हमेशा आपका ऋणी रहूंगा। ये मैसेजेस, ये संदेश सबूत है इस बात का कि आर्यन के जेल में होने की वजह से शाहरुख खान किस हद तक टूट चुके थे। समीर ने शाहरुख पर कितना प्रेशर बनाया था। 14 अक्टूबर तक समीर वानखेड़े की हकीकत सामने आने लगी थी। एनसीपी के नेता नवाब मलिक उस वक्त रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, समीर वानखेड़े के एक एक कारनामे को सामने ला रहे थे। उस वक्त समीर वानखेड़े ने ऐसे प्रोजेक्ट किया जैसे उन्होंने बड़ी हस्ती के बेटे को गिरफ्तार किया है, इसलिए उन पर हमला किया जा रहा है। क्योंकि समीर वानखेड़े ने उस वक्त ऐसा माहौल क्रिएट किया था कि लोग उनकी बात पर यकीन भी करने लगे थे। वो अपने आप को एक बड़े ईमानदार और कमिटेड अफसर के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे थे। और जाहिर है शाहरुख इस बात से डर गए कि नवाब मलिक के बयानों का असर उनके बेटे के केस पर पड़ सकता है। शाहरुख को लगा कि नाराज हुए तो समीर वानखेड़े मामले को और उलझा सकते हैं। सब कुछ तो उनके हाथ में था। इसलिए शाहरुख खान समीर वानखेड़े से यहां तक कह रहे थे कि वो खुद उन नेताओं से बयान न देने की रिक्वेस्ट करेंगे जो समीर वानखेड़े के खिलाफ बोल रहे हैं। मैं आपसे भीख मांगता हूं, प्लीज उसे जेल ना जाने दें। अगर ऐसा होता है तो वो टूट जाएगा। कुछ स्वार्थी लोगों की वजह से उसकी हिम्मत टूट जाएगी। आपने वादा किया था कि आप मेरे बेटे को सुधार देंगे और ऐसा कुछ नहीं होने देंगे कि मेरा बेटा पूरी तरह से टूट और बिखर जाए। और इसमें तो उसकी कोई गलती भी नहीं है। आप एक अच्छे आदमी हो। किसी और की वजह से आप मेरे बेटे को इस मुसीबत से क्यों गुजरने दे रहे हो? मैं वादा करता हूं कि मैं उन लोगों के पास जाऊंगा और कहूंगा कि वो आपके सामने कुछ न कहें। मैं अपनी पूरी ताकत और प्रभाव का इस्तेमाल करूंगा और यह कोशिश करूंगा कि उन्होंने आपके बारे में जो भी कहा है उसे वापस ले लें। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मैं उनके सामने जाकर भीख मांगूंगा कि वो आपके बारे में कुछ ना कहें, लेकिन प्लीज आप मेरे बेटे को घर भेजिए। ये बात आप भी जानते हैं कि अब उसके साथ कुछ ज्यादा ही सख्ती हो रही है। एक पिता के तौर पर मैं आपसे भीख मांग रहा हूं। शाहरुख, मैं जानता हूं कि आप अच्छे इंसान हो। बेहतर होने की उम्मीद रखिए और अपना ख्याल रखिए। शाहरुख की इतनी कोशिश का, इतने मैसेजेस का, इतनी बातों का समीर वानखेड़े पर कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने कोर्ट में सख्त रुख लिया और 14 अक्टूबर को आर्यन खान को जमानत नहीं मिली। शाहरुख खान पूरी तरह हताश हो गए थे, निराश थे, लेकिन तो भी उन्होंने ये बात जाहिर नहीं होने दी। कोर्ट के फैसले के बाद समीर वानखेड़े को भेजे मैसेज में शाहरुख ने बस इतना कहा, उन्होंने जो भी मदद की उसके लिए शुक्रगुजार रहेंगे। इस पर समीर वानखेड़े ने कहा कि उनकी टीम आर्यन को जेल में नहीं रखना चाहती, जो फैसला हुआ वो कोर्ट ने किया।
इस पर शाहरुख ने कहा, सभी ने आर्यन को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अगर फैसला पॉजिटिव नहीं आया तो कोई क्या कर सकता है। अब सब्र रखना ही एकमात्र रास्ता है। डियर शाहरुख, मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं, हमारी टीम में से कोई भी आर्यन खान को जेल में नहीं रखना चाहता। बस आप थोड़ा सब्र रखिए। मैं ईमानदारी से यह मानता हूं कि आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और एक पिता के तौर पर मैंने भी पूरी कोशिश की, लेकिन कभी कभी अपने बेस्ट एफर्ट में पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे पाते। सब्र करना ही सबसे अहम है। आर्यन की गिरफ्तारी के 19 दिन बाद शाहरुख जेल में बेटे से मिलने गए। दोनों ने एक दूसरे को देखा। बेटा पिता को देखकर रोने लगा, लेकिन शाहरुख अपने बेटे को गले भी नहीं लगा पाए क्योंकि बेटा शीशे की दीवार के पीछे था। इंटरकॉम पर बात हुई और 18 मिनट के बाद शाहरुख जेल से बाहर आ गए। 28 अक्टूबर को आर्यन को जमानत मिल गई। समीर वानखेड़े की टीम ने मान लिया कि आर्यन के पास कोई ड्रग्स नहीं मिला था। इसके बाद भी आर्यन को 2 दिन और जेल में रहना पड़ा क्योंकि कोर्ट का परवाना जेल तक नहीं पहुंच पाया। बाद में एनसीबी ने ही आर्यन को बेकसूर बताया, यानी समीर वानखेड़े ने एक बेगुनाह को 26 दिन तक न सिर्फ जेल में रहने को मजबूर किया बल्कि उसकी बदनामी भी की। लेकिन कहते हैं ना कि पाप एक न एक दिन सामने आ जाता है। समीर वानखेड़े के खिलाफ विजिलेंस की इंक्वायरी शुरू हुई, जांच हुई और पता लगा कि आर्यन खान के साथ जो कुछ हुआ वो शाहरुख से 25 करोड़ रुपए वसूलने की साजिश थी। अब इसी मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए समीर वानखेड़े अदालतों में भाग रहे हैं। आज समीर वानखेड़े के वकील ने बताया कि शाहरुख खान के साथ समीर वानखेड़े की बातचीत को, उनके मैसेजेस को कोर्ट में क्यों रखा गया। समीर वानखेड़े के वकील रिजवान मर्चेंट ने कहा, शाहरुख के साथ मैसेजेस में ऐसी कोई बात नहीं है जिससे साबित हो कि उनसे 25 करोड़ की मांग की गई। पिटीशन के अंदर समीर वानखेड़े का चैट मिस्टर ज्ञानेश्वर सिंह के साथ में है और समीर वानखेड़े का चैट मिस्टर शाहरुख खान के साथ में है। आपका सवाल कि शाहरुख खान का चैट रेलेवेंट क्यों है, क्योंकि आर्यन ने बेल के टाइम पर हाई कोर्ट के अंदर रिटन सबमिशंस एफर्मेशन के ऊपर फाइल किया सौगंधनामे पे कि किसी भी डिपार्टमेंटल ऑफिसर के खिलाफ किसी किस्म की शिकायत नहीं है। और यहाँ तक कहा गया है कि जो सोशल मीडिया पे पॉलिटिकल जो विलिफिकेशन चल रहा है समीर वानखेड़े का, उसके ऊपर जो झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रहे पॉलिटिकल सर्कल्स में, उन एलिगेशंस को वो सपोर्ट नहीं करता। शाहरुख खान का जो चैट मेल है अगर आप देखोगे तो एक फादर अपने बेटे के लिए जो गिड़गिड़ा के जो रिक्वेस्ट करता है वो रिक्वेस्ट उसने की है। अगर पैसे के कोई डिमांड के बारे में बात होती तो उस चैट मेल के अंदर उसका जिक्र होता कि हमने इतने पैसे दिए, इतने में डिमांड हुई थी, इतने में सेटल हुआ। ऐसी कोई चैट कॉन्वर्जेशन नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी, शाहरुख खान समीर वानखेड़े को एक ऑनेस्ट अपराइट ऑफिसर का करार देते हुए ये बोलते हैं कि एक बाप जो है एक दूसरे बाप से रिक्वेस्ट करता है कि मेरे बच्चे का ध्यान रखना, मेरे बच्चे का ध्यान रखना। मैं चाहता हूं कि अगर उससे कुछ गलती हुई हो तो उसको हम सुधारें ताकि आगे उसकी ज़िंदगी बेहतर बने। और एग्जैक्टली उसी लाइन के ऊपर इन्वेस्टिगेशन समीर कर रहा था। उसके ऊपर किसी किस्म का वैसा केस नहीं बना जो कि दूसरों के ऊपर बना गया था। इल्ज़ाम जो लगाए गए हैं वो टोटल बेबुनियाद इल्ज़ाम है। उन इल्ज़ामों को बेबुनियाद बताने के लिए शाहरुख खान का चैट एनेक्स किया गया। रिजवान साहब बड़े वकील हैं, अपने क्लाइंट के पक्ष में दलील दे रहे हैं, ये उनका फर्ज है। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं, किसी का बेकसूर बच्चा जेल में हो, उस वक्त वो जांच एजेंसी के बारे में, जांच करने वाले अफसर के बारे में क्या कहेगा? उसे ईमानदार, अपराइट, अच्छा आदमी नहीं कहेगा? क्या उसे रिक्वेस्ट नहीं करेगा? आर्यन ने जमानत के वक्त एनसीबी के जिन कागजात पर दस्तखत किए उनका कानून की नजर में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्रेशर में कही गई कोई भी बात कोर्ट में मान्य नहीं होती। जहां तक यह कहा गया कि शाहरुख के मैसेजेस में कहीं 25 करोड़ का जिक्र नहीं है, इस बात को तो बच्चा भी जानेगा कि रिश्वत की बात अगर कोई करेगा तो क्या मैसेजेस भेजेगा? क्या वसूली का पैसा चेक से दिया जाएगा?
ये साफ साफ ब्लैकमेल का केस था। इस तरह के मैसेजेस अपने एजेंट्स के थ्रू भेजे गए थे, इसलिए इस तरह की दलीलों में कोई दम नहीं है। लेकिन समीर वानखेड़े आज खुद को बेकसूर बता रहे हैं। वो कसूरवार हैं या नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी। लेकिन वो अपने आप को बदले की राजनीति का शिकार बता रहे हैं, इसका फैसला तो जनता करेगी। वो खुद को बड़ा ईमानदार और राष्ट्रभक्त दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वंदे मातरम। मुझे न्यायपालिका पे, हमारे केंद्रीय सरकार पे और सीबीआई पे पूरा भरोसा है कि ये मुझे न्याय देंगे। और बाकी के कुछ व्यक्तियों के वजह से एक वेंडेटा जो निकाला गया है, मुझे हमारे पूरा भरोसा है केंद्रीय सरकार पे और जुडिशरी पे कि मुझे न्याय जरूर मिलेगा, और खासकर सीबीआई से भी। वंदे मातरम। अब कोई समीर वानखेड़े से पूछे कि वो भी तो सीबीआई की तारीफ कर रहे हैं। समीर वानखेड़े की बात सही है कि कोर्ट न्याय करेगा। आर्यन के साथ भी अदालत ने इंसाफ किया, अब समीर वानखेड़े के साथ भी अदालत इंसाफ करेगी। विजिलेंस की जांच में समीर वानखेड़े दोषी ठहराए जा चुके हैं। अब सीबीआई भी दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। अब महाराष्ट्र के तमाम नेता भी खुलकर समीर वानखेड़े के बारे में बोलने लगे हैं। एनसीपी के नेता छगन भुजबल ने कहा, जो बात आज सीबीआई के एफआईआर में कही गई है, वही बातें नवाब मलिक ने कही थी। उस वक्त लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन आज नवाब मलिक की एक एक बात सही साबित हो रही है। देखो, समीर वानखेड़े के ऊपर उस समय हमारे मंत्री नवाब मलिक साहब, उन्होंने उनकी सारी पोल खोल दी थी। रोज उसके बारे में नई नई बातें जो है उनके सामने रखते थे। मगर हुआ क्या, मलिक ने अपना मलिक साहब जो है नवाब मलिक, उन्हीं के ऊपर जो आज जो जेल में उनको डालकर जो तकलीफ हो रहा है आपके सामने आया। मगर तब वो जो बोल रहे थे, आज सीबीआई वही बोल रही है और उसके ऊपर जो है एफआईआर वगैरह जो है डाल दिया। आज समीर वानखेड़े जितने इनोसेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं, उतने भोले वो हैं नहीं। अगर होते तो अपने सीनियर अफसरों के साथ फोन पर हो रही बातचीत को रिकॉर्ड ना करते, उसे सेव करके ना रखते। अगर भोले भाले होते तो शाहरुख खान के मैसेजेस को इस तरह से लीक न करते। ये लक्षण भोलेपन के नहीं है। हकीकत यह है कि समीर वानखेड़े अच्छी तरह से जानते थे कि आर्यन खान बेकसूर है। वो अच्छी तरह से जानते थे कि उसके पास से कोई ड्रग्स नहीं मिले। वो ये भी जानते थे कि जब बेटे के जेल में जाने की बारी आएगी तो शाहरुख खान कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। इसीलिए समीर वानखेड़े ने शाहरुख को ब्लैकमेल किया, 25 करोड़ की वसूली का प्लान बनाया। उन्होंने शाहरुख खान को डराने की हर कोशिश की। एक बेगुनाह बेटे को जेल में डाला, फोन पर मैसेज एक्सचेंज करके शाहरुख को और प्रेशर बनाने की कोशिश की। जिसका भी फोन आया, दिल्ली से या मुंबई से, सबकी बातों को रिकॉर्ड किया और आज कोर्ट के सामने शाहरुख के सारे मैसेजेस और अपने अफसरों के मैसेजेस डिफेंस के तौर पर पेश कर दिए। ये हरकतें किसी सरकारी अफसर के नहीं हो सकती। ऐसी हरकतें ब्लैकमेलर और गैंगस्टर करते हैं। अब चूंकि सीबीआई ने सबूत जुटा लिए हैं, केस रजिस्टर कर लिया है, सीबीआई समीर वानखेड़े को अरेस्ट करना चाहती है, तो उन्हें कभी भगवान की याद आ रही है, कभी देशभक्ति याद आ रही है। समीर वानखेड़े आज कोर्ट में रहम और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। उस समय न्याय और रहम कहां गया था जब उन्होंने जानबूझकर एक इनोसेंट को जेल में भेज दिया था। उस समय रहम कहां गया था जब उन्होंने एक मजबूर पिता की बेबसी का फायदा उठाने की कोशिश की थी, जब उन्होंने 21 साल के नौजवान को हार्डकोर क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया। जाहिर है अब समीर वानखेड़े को डर लग रहा है कि उन्हें अपने गुनाहों के लिए जेल न जाना पड़े। मेरी नजर में यह मामला इसलिए और ज्यादा संगीन है क्योंकि समीर वानखेड़े एक जिम्मेदार पोजीशन पर थे। उन्होंने अपने आप को एक ईमानदार अफसर साबित करने की कोशिश की थी। उन्होंने अपनी पोजीशन का मिसयूज किया। इसलिए सीबीआई को उस मामले की गहराई से जांच करनी चाहिए, एक नजीर पेश करनी चाहिए कि आगे कोई अफसर इस तरह की हरकत ना करे। फाइनल फैसला तो
अदालत पर डिपेंड करेगा। आज सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी खबर आई। उन लोगों को करारा जवाब मिला जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को सच मानकर गौतम अडानी और उनकी कंपनियों पर सवाल उठा रहे थे। आज हिंडनबर्ग केस में सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट जांच कमेटी ने अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दे दी। सुप्रीम कोर्ट की 6 मेंबर्स कमेटी ने जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने सबमिट की है, उसमें कहा गया है कि पहली नजर में अडानी ग्रुप ने किसी कानून को नहीं तोड़ा है और मार्केट रेगुलेटर सेबी ने भी अडानी ग्रुप की तरफ से दी गई किसी भी जानकारी को गलत नहीं पाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल मार्च महीने में रिटायर्ड जस्टिस एम सप्रे की अगुवाई में 6 मेंबर्स की एक्सपर्ट जांच कमेटी बनाई थी। इस कमेटी का काम इस बात की जांच करना था कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद क्या अडानी ग्रुप ने कोई हेराफेरी की, क्या अपनी कंपनियों के शेयर प्राइस में कोई मैनिपुलेशन किया, अडानी ग्रुप की कंपनियों में कोई गैरकानूनी इन्वेस्टमेंट तो नहीं हुआ और मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग के मामले में नियमों का पालन किया गया या नहीं। एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप ने अपनी कंपनियों की शेयर की सेल परचेज में कोई मैनिपुलेशन, कोई हेराफेरी नहीं की। कमेटी ने यह भी कहा कि अडानी ग्रुप में किसी गैरकानूनी इन्वेस्टमेंट के एविडेंस नहीं मिले हैं। कंपनी ने मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग के नियमों का पूरी तरह पालन किया है। इसके अलावा अडानी ग्रुप ने अपनी कंपनियों के फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के बारे में सेबी को पूरी जानकारी दी थी। सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी ने यह भी कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद शेयर बाजार में जो उथल पुथल हुई थी, उसे रोकने के लिए कंपनी ने पूरी जिम्मेदारी से कदम उठाए जिससे इन्वेस्टर्स को कोई नुकसान ना हो, स्टॉक मार्केट स्टेबल रहे। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद से अडानी ग्रुप की कंपनियों में छोटे इन्वेस्टर्स का भरोसा कम नहीं हुआ, लोगों ने पहले के मुकाबले ज्यादा पैसे लगाए। एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि प्राइमा फेसी इस बात के सबूत नहीं मिले कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद सेबी के नियम कायदे शेयर प्राइस मैनिपुलेशन रोकने में नाकाम रहे। कमेटी ने बताया कि 24 जनवरी को हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद कुछ इन्वेस्टर्स ने शॉर्ट सेलिंग जरूर की थी, लेकिन आमतौर पर स्टॉक मार्केट स्टेबल रहा। सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट गलत इरादे से तैयार करके जारी की गई थी और कुछ लोगों को इससे पहले ही लीक कर दिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट से साफ है इसमें अडानी का कोई रोल नहीं था। मैंने आपको बताया सेबी की इन्वेस्टिगेशन चालू है, लेकिन सेबी ने जो आज तक कहा है उसका मजमून आपको सुप्रीम कोर्ट के जज की कमेटी में साफ जाहिर है और वो ये जाहिर करता है कि आज तक कोई वायलेशन अडानी ग्रुप की नहीं है किसी भी मुद्दे पे, चाहे आप ले लें रेगुलेटरी फेलियर पे, चाहे आप स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन पे, चाहे स्टॉक शॉर्ट सेलिंग पे या रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन पे, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। सबसे अहम बात जो कमेटी ने फाइंड करी है वो ये है कि अडानी ग्रुप के शेयर की प्राइसेस स्टेबल हैं। वो 24 जनवरी के पहले की प्राइसेस तो नहीं है, लेकिन जहाँ पर भी हैं वो स्टेबल हैं। इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है और अडानी ग्रुप ने कई चीज़ें करी है अडानी अपने इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस के हक में, और देयर इज़ नो रियल रीज़न टू वरी। और सेबी ने भी अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन आज तक जो दी है कमेटी को वो यही है कि कई लोगों ने शॉर्ट सेलिंग ज़रूर करी 24 जनवरी को या उसके आसपास, लेकिन उसमें अडानी ग्रुप का हाथ नहीं है, कोई रेगुलेटरी फेलियर नहीं है। लेकिन कमेटी ने कहा है कि भाई ये जो कानूनी नियम हैं सेबी के और नियम जो हैं उनको और पुख्ता किया जाए, उनको स्ट्रेंथन किया जाए। वो आगे बात फ्यूचर की है, सेबी इन्वेस्टिगेशन अभी और कर रही है, लेकिन आज का जो नतीजा है उससे ये साफ जाहिर है कि अडानी ग्रुप ने सेबी या और कोई कानूनी वायलेशंस स्टॉक मार्केट में नहीं की। हमने पहले भी कहा था, अडानी ने हमेशा ये मेंटेन किया है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो है वो खुद ही मोटिवेटेड है। उनका काम ही ये है कि पहले एक क्राइसिस क्रिएट किया जाए, उस टाइम पे शॉर्ट सेलिंग करी जाए, फिर सस्ते में ख़रीदा जाए और महंगे में बेचा जाए। ये हिंडनबर्ग का काम है और ऑब्वियसली हिंडनबर्ग से या जान के या बगैर जाने ये रिपोर्ट हिंडनबर्ग की जो आने वाली थी वो कहीं ना कहीं लीक हुई है
लोगों ने इसका अनथराइज फ़ायदा उठाया है, लेकिन इस फायदे से अडानी का कोई कंसर्न नहीं है, ये भी एक क्लियर फैक्ट। अब ये बात सही है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को विरोधी दलों के नेताओं ने सच्चा दस्तावेज माना, तूफान खड़ा कर दिया, ऐसे बयान दिए जैसे गौतम अडानी ने इतना बड़ा एम्पायर सिर्फ हवा में खड़ा कर दिया। ऐसा इंप्रेशन दिया जैसे अडानी ग्रुप ताश के पत्तों पर बना है, कभी भी बिखर जाएगा। और गौतम अडानी ने आपकी अदालत में एक एक सवाल का जवाब दिया था। आपकी अदालत में उन्होंने कहा था कि जिंदगी में उन्होंने कभी कोई नियम नहीं तोड़ा, कभी गलत रास्ते का सहारा नहीं लिया, जिसको जो जांच करनी हो कर ले। गौतम अडानी ने आपकी अदालत में कहा था कि जिन लोगों ने अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट किया उनका एक भी पैसा नहीं डूबेगा। आज गौतम अडानी सही साबित हुए हैं। हालांकि आज जो रिपोर्ट आई है वो इंटरिम रिपोर्ट है, वो फाइनल रिपोर्ट नहीं है। अभी सेबी की जांच बाकी है, सेबी की जांच चल रही है और सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को 3 महीने का वक्त दिया है। सेबी अब अपनी रिपोर्ट अगस्त के आखिर में फाइल करेगी। उसके बाद गौतम अडानी पर लगे सारे आरोपों की हकीकत सामने आ जाएगी। फाइनल फैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा। लेकिन आज एक्सपर्ट्स की जो रिपोर्ट आई उससे यह तो क्लियर हो गया कि जो आरोप लगाए जा रहे थे उनमें दम नहीं है। यह कम से कम शुरुआती जांच में सामने आया है। और इस रिपोर्ट पर इल्जाम लगाने वाले भी सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि एक्सपर्ट्स कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने गठित की थी और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही कमेटी की रिपोर्ट को पब्लिक किया गया है। अब रुक करते हैं सियासत की खबरों का। कर्नाटक में कल नई सरकार का गठन हो जाएगा। सिद्धारमैया चीफ मिनिस्टर और डीके शिव कुमार डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन कल सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के साथ कितने मंत्री शपथ लेंगे यह भी तय नहीं हुआ है। हमारे संवाददाता टी राघवन ने बताया कि चर्चा यह कि कल 12 से लेकर 20 मिनिस्टर्स को शपथ दिलाई जा सकती है। कल शपथ लेने वाले मंत्रियों के नामों पर मोहर लगवाने के लिए सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार दिल्ली में हैं। आज सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को न्योता देने के लिए सुबह सुबह दिल्ली पहुंच गए थे। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार ने कहा कि मंत्रिमंडल में कौन कौन होगा इसका फैसला भी दिल्ली में होगा। डीके ने कहा कि कांग्रेस रीजन और कास्ट की पॉलिटिक्स नहीं करती, मंत्रिमंडल में जो भी शामिल होगा वो सिर्फ कांग्रेस ही होगा। I request all the workers, leaders of Karnataka, you may get an invitation, you may not get an invitation. This is the invitation as a party president I am extending to all of you. You should be a part of the change, you should be a part of the development, you should be a part of the announcement of the guarantees which Congress party has been given. Our AICC president Mr. Mallikarjun Kharge ji, Sonia Gandhi ji, Rahul Gandhi ji will also be part of this great event, and we have invited various other leaders across the country, cutting across the party line. I want all the leaders, whether you have been invited, you received the invitation or not, please be a part of this great movement. There is nothing, there is no region. We don't have caste, we don't have region. Only one caste, one religion is Congress religion. डीके शिव कुमार सिद्धारमैया इस वक्त दिल्ली में हैं। बहुत दिनों के बाद दोनों निश्चिंत दिखाई दिए। सिद्धारमैया तो कनॉट प्लेस में पैदल टहलते हुए दिखे, वो एक कनॉट प्लेस के रेस्टोरेंट में भी गए। लेकिन कांग्रेस के जो नेता चीफ मिनिस्टर के दौड़ में पीछे रह गए हैं वो फिर से टेंशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मंत्रिमंडल में जगह पाने के लिए इशारों में पार्टी पर प्रेशर भी बना रहे हैं। फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर जी परमेश्वर ने कहा, दलितों को कांग्रेस से उम्मीद है। सबकी उम्मीद तो पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन पार्टी को हर वर्ग का ख्याल तो रखना होगा, क्योंकि 2024 बहुत दूर नहीं है। I'm very happy that the entire exercise has been settled amicably, and both Siddaramaiah ji and Shiv Kumar ji has been assigned CM and DCM positions, and I'm sure that they will take everybody together so that our manifesto will be implemented in total. The positions are going to be given to everybody. You know, whoever is the senior, definitely some will get, some may not get. And everybody has to be cooperative. Somebody will demand something. That doesn't mean that, it happens.
That is why I said some amount of sacrifice is required. So it's okay, no problem. See, there is one position CM, right? How many people you can distribute? So naturally, people are asking. Aspirations are plenty, but those aspirations cannot be fulfilled at once. You know, I think in a long term, I think everything will settle and everybody will be taken care. The party is supreme, as I said. So we need to look forward. 2024 is Lok Sabha. We definitely have to consider those things also. अब जी परमेश्वर ने कह दिया, अगर उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली तो दलित नाराज हो सकते हैं और इसका असर लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। सिर्फ जी परमेश्वर नहीं, कांग्रेस के बड़े लिंगायत नेता एमबी पाटिल ने भी पार्टी हाईकमान को आंखें दिखाना शुरू कर दिया। एमबी पाटिल ने कहा, इस बार लिंगायतों ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया, कांग्रेस को जमकर वोट दिया। बीजेपी ने 68 लिंगायत उम्मीदवार उतारे थे, सिर्फ 19 ही जीत पाए। पाटिल ने कहा, कांग्रेस को लिंगायत समुदाय को उनका हक देना चाहिए और उन्हें यकीन है कांग्रेस लिंगायतों की उम्मीद को पूरा करेगी। शपथ ग्रहण से पहले इस तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स हर पार्टी में होती है, हर बार होती है, कोई नई बात नहीं है। इसलिए जी परमेश्वर और एमबी पाटिल के बयान को उसी स्पिरिट में देखना चाहिए। बड़ी बात है कि कांग्रेस कल बेंगलुरु में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के बहाने बड़ा मैसेज देना चाहती है। कांग्रेस के सभी चीफ मिनिस्टर्स और बड़े नेता तो आज ही बेंगलुरु पहुंच गए। कल मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचेंगे। इसके अलावा कांग्रेस ने गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और 20 राजनीतिक दलों के नेताओं को भी स्वेरिंग सेरेमनी का न्योता भेजा है। हालांकि ममता बनर्जी और अखिलेश यादव दोनों इस समारोह में नहीं जाएंगे, वो अपने प्रतिनिधि भेज रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ कल शपथ ग्रहण में पहुंचेंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि बेंगलुरु में सबसे बात होगी और हो सकता है 2024 के लिए कोई तस्वीर भी बन जाए। अब नोट करने वाली बात है कि कांग्रेस के नेता सिद्धरामैया के शपथ ग्रहण समारोह का न्योता अरविंद केजरीवाल, नवीन पटनायक, जगनमोहन रेड्डी, पी विजयन और भगवंत मान को नहीं भेजा गया। ममता और अखिलेश को न्योता भेजा गया, लेकिन वो नहीं आएंगे। इसका मतलब साफ है, कर्नाटक में जीत के बाद एंटी मोदी मोर्चा बनाने की नीतीश कुमार की कोशिशों पर कांग्रेस ने पलीता लगा दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स को नहीं बुलाया है जिनमें उनकी पार्टी की सीधी टक्कर है। कांग्रेस और इन लोकल पार्टियों की डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है। दिल्ली में कांग्रेस का मुकाबला आम आदमी पार्टी से है, तो केजरीवाल को कैसे बुला सकते हैं। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस का मुकाबला जगनमोहन की पार्टी से है। नवीन पटनायक साफ साफ कह चुके वो किसी मोर्चे में नहीं है, तो उन्हें कैसे बुलाया जा सकता था। ममता और अखिलेश का मैसेज भी क्लियर है। इसलिए कल जब सिद्धरामैया का शपथ ग्रहण होगा, उस वक्त मंच पर 2024 में एंटी मोदी मोर्चे की तस्वीर भी साफ हो जाएगी। और एक अच्छी खबर आपको बताऊंगा, आपकी अदालत में इस बार मेरे मेहमान हैं फिल्म स्टार मनोज वाजपेयी। मनोज वाजपेयी को लोग इंटेंस एक्टिंग के लिए जानते हैं। सत्या में भीखू मात्रे का रोल आपको याद होगा। गैंग्स ऑफ वसेपुर में सरदार खान के रोल में मनोज वाजपेयी की एक्टिंग की जबरदस्त तारीफ हुई थी। आजकल मनोज वाजपेयी ओटीटी प्लेटफॉर्म के सुपरस्टार हैं। लोग उन्हें एक संजीदा एक्टर के तौर पर देखते हैं। लेकिन आपकी अदालत में मनोज वाजपेयी ने अपने जवाबों से वहां मौजूद ऑडियंस को खूब हंसाया। लोग हंस हंस कर लोटपोट हो गए। इसकी एक झलक आपको दिखाता हूं। जैसे मैंने मनोज वाजपेयी से पूछा कि उन्हें अपना चेहरा पसंद नहीं है, तो इसकी वजह क्या है। अब इसका खुलासा मनोज वाजपेयी ने जिस अंदाज में किया, वो आप कल रात आपकी अदालत में देख पाएंगे 10 बजे। लेकिन एक झलक आपको अभी दिखा देता हूं। ये भी सुना कि आपको अपनी शक्ल भी पसंद नहीं है, आप उसको भी बदलना चाहते थे। हाँ बिल्कुल, मतलब अभी भी अगर ऐसा कोई टेक्नोलॉजी आए कि इसमें सुधार हो सके। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच झगड़ा जारी है। आज दिल्ली सरकार के सारे मंत्री राजभवन के बाहर धरने पर बैठे।
मंत्रियों का आरोप है कि एलजी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ काम कर रहे हैं, सर्विसेज सेक्रेटरी के ट्रांसफर की फाइल पर साइन नहीं कर रहे। कुछ देर के बाद एलजी ने मंत्रियों को मिलने के लिए बुलाया। इसके बाद अरविंद केजरीवाल भी एलजी विजय कुमार सक्सेना से मिले और मुलाकात के बाद केजरीवाल ने कहा कि एलजी ने भरोसा दिया है कि वो फाइल जल्दी पास कर देंगे। इसके बाद केजरीवाल ने कहा, चर्चा तो इस बात की भी है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए केंद्र सरकार ऑर्डिनेंस लाने वाली है। वो दिल्ली सरकार पर कंट्रोल करना चाहती है। अगर ऐसा होता है तो ये लोगों के साथ धोखा होगा। मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट का सम्मान बनाए रखना होगा। असल में अफसरों के अपॉइंटमेंट का झगड़ा काफी हो गया, अब ये खत्म होना चाहिए, क्योंकि इससे नुकसान तो दिल्ली के लोगों का हो रहा है। केजरीवाल एलजी से स्कोर सेटल करना चाहते हैं, अफसर मंत्रियों की शिकायत कर रहे हैं और मंत्री अफसरों पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा रहे हैं। ये सारी चीजें लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है। पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर सियासी ड्रामा आज भी जारी रहा। कल इमरान ने कहा था कि अगर उनके घर में आतंकवादी छुपे हैं तो पुलिस सर्च वारंट लेकर आए और पूरे घर की तलाशी ले ले। लेकिन आज जब लाहौर के पुलिस कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, डीआईजी ऑपरेशंस और जमा पाक इलाके के एसएसपी सर्च वारंट लेकर इमरान खान के घर गए तो इमरान और उनके वकीलों ने पुलिस को घर की तलाशी की परमिशन नहीं दी। पंजाब सूबे की सरकार ने कहा कि इमरान खान पुलिस को अपना काम करने से रोक रहे हैं, इसलिए अब आगे का फैसला जल्द किया जाएगा। पाकिस्तान में कल क्या होगा ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन अब इतना लग रहा है कि सरकार इमरान को छोड़ेगी नहीं और इमरान खान भी सरकार के सामने झुकेंगे नहीं, तो ये ड्रामा लंबा चलेगा। आज की बात में आपसे विदा लेने से पहले आपको एक बार फिर से याद दिला देता हूं कि इस बार आपकी अदालत में मेरे मेहमान हैं फिल्म स्टार मनोज बाजपेयी। मनोज ने फिल्म सत्या में फ्यूकू मात्रे का जो रोल किया था उससे वो बहुत लोकप्रिय हुए थे, उनकी पहचान बनी थी। मनोज बाजपेयी को एक बड़ा ब्रेक दिया था महेश भट्ट ने अपनी टीवी सीरियल स्वाभिमान में, और स्वाभिमान से पहचान बनने के बाद महेश भट्ट ने मनोज बाजपेयी को तमन्ना फिल्म में पूजा भट्ट के साथ फीचर किया था और मनोज बाजपेयी हमेशा से महेश भट्ट का इसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।